नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज की ये जो हमारी क्लास है, जो एक वीडियो है दोस्तों, ये विद्यापति की जो पदावली है दोस्तों, नेट की इकाई 5 हिंदी कविता के अंतर्गत लगी गई है दोस्तों, वो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इसके लंबे नोट्स अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूनिट 5 वाली में, वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस में पूरे लंबे नोट मिल जाएंगे। उसी लाइव क्लासेस का देखो दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स है, जिससे कि आपको कम समय में पूरा याद हो जाए और आपको रिवीजन आपका हो जाए। ठीक है, जिन लोगों ने पहले से वो लाइव क्लासेस लिए उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए उनकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ पर वर्तमान थे। विद्यापति श्रृंगारी कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव एवं जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, इस जो वीडियो जो ये जो दोस्त नोट्स है दोस्तों, इसमें काफ़ी जो इनका जो मैंने लिए हैं दोस्तों, जो नोट्स लिए हैं काफ़ी हद तक वो रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत दोस्तों कुछ कथन और कुछ पॉइंट और बहुत सारी चीज़ें मैं ली है। तो ऑथेंटिक है, कोई भी चीज़ गलत नहीं मिलेगी, और उनकी भाषा आप खुद पहचान पा रहे होंगे। जो मैंने सबसे पहली लाइन ही बोली है वो दोस्तों आपको पता है, वो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके द्वारा ही ली गई है। उनकी भाषा आप खुद पहचान जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, आगे बताता हूँ इनके बारे में। इनकी मैथिली भाषा में रचित पदावली जयदेव का गीत गोविंद तथा सूरदास की सूरसागर एक ही कोटि की रचना है दोस्तों। ठीक है, ये जो रचना है दोस्तों वो एक ही कोटि की रचना है, यानी कि इतनी प्रसिद्ध और इतनी सफल रचना है दोस्तों। तो इसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा इनके बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट छोटे छोटे। दोस्तों, विद्यापति जी की जो भक्ति है उसका आधार है श्रृंगार। पदावली के कारण ही ये मैथिल कोकिल कह रहा है विद्यापति जी, और इनके अधिकतर जो पद हैं दोस्तों वो श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक नायिका और राधा कृष्ण हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी जो नायक नायिका हैं वो मोस्टली काव्य कौन है, राधा कृष्ण है दोस्तों। तो एक बेसिकली एक कौन है, ये श्रृंगारी कवि है। ठीक है, और उनकी भक्ति का आधार श्रृंगार ही है। साथ ही दोस्तों, विद्यापति ने नायक नायिका के वैसंधि, सदैष्णता, नक्सिक, सौंदर्य, प्रेम यौवन, अभिसार, मिलन, विरह, रति, कीड़ा आदि का मार्मिक और सुंदर चित्रण किया है दोस्तों। और ये बात सत्य है कि नायिका भेद में जितनी बड़ी उपलब्धि विद्यापति ने पाई है, उतनी किसी और कवि ने उस समय पर किसी ने भी नहीं पाई। ये बात सत्य है दोस्तों, और इसीलिए इनको हम भक्त कवि न करके श्रृंगारी कवि कहते हैं। ये चर्चा हम अभी आगे और भी करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये जो बै संधि सदस्यता, इनका क्या मतलब होता है दोस्तों, इस सब के लिए आप हमारी लाइव जो क्लासेस वाली वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। विद्यापति की पदावली में शिव भक्ति, दुर्गा स्तुति तथा अन्य देवी देवताओं के विनय से संबंधित पद भी मिलते हैं, परंतु उसमें भी श्रृंगार रस की ही प्रधानता मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे मेन तो ये जो पदावली है दोस्तों वो राधा और कृष्ण की श्रृंगार रूप वर्णन है ही है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी और भी बातें मिलेंगी, जैसे शिव की भक्ति है, दुर्गा शक्ति है, दुर्गा स्तुति है, सब जो हैं दोस्तों आपको मिलेंगी, लेकिन सब श्रृंगार रूप में ही मिलेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कथन है ये एग्जाम की दृष्टि से। अभी मैं आपको और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा छोटे छोटे पॉइंटों में। दोस्तों, नारी के अंग विशेषों का वर्णन उन्होंने अपने इष्ट देव शिव से भी बढ़ चढ़ कर किया है। तो दोस्तों, इस कथन से मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यापति जी के इष्ट देव कौन हैं, तो इष्ट देव हैं भगवान शिव। ठीक है, और दूसरा ये कि उन्होंने श्रृंगार यानी कि अंग विशेषण, नारी अंग विशेषण श्रृंगार रस का जो वर्णन किया है वो भक्ति से भी ऊपर किया है। यानी कि यहाँ पर यह पता चल पा रहा है आपको दोस्तों कि विद्यापति जो है वो एक श्रृंगारी कवि है, न केवल कि एक भक्त कवि है। ठीक है, तो आगे और मैं इसी बात पर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। ठीक है दोस्तों, यह कथन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और सदैव के लिए, हमेशा के लिए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है। और अब तो अगर ये कथन आ जाता है और प्रश्न पूछा जाता है तो आप सबके लिए आसान प्रश्न होगा। तो ये बहुत ही
सुंदर कथन है दोस्तों और बहुत ही फेमस है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। दोस्तों यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दोनों, ठीक है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है, न कि बल्कि भक्त कवि माना है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार छोटे छोटे पॉइंटों में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप बने रहें। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम विद्यापति की रचनाओं के बारे में। तो विद्यापति की रचनाओं को दोस्तों अगर बात करेंगे तो हम 3 वर्गों में विभाजित करेंगे। उसका वर्गीकरण हम 3 भागों में करेंगे दोस्तों उनकी रचनाओं को, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने 3 भाषाओं में रचनाओं को लिखा। उसी आधार पर हम दोस्तों उनकी रचनाओं का वर्गीकरण करेंगे। जैसे सबसे पहले संस्कृत में रचित रचनाएं उनकी। संस्कृत में रचित रचनाएं दोस्तों इस प्रकार हैं: शैव, सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गयापत्तलक और वर्णकृत्य लिखनावली, ठीक है दोस्तों। ये सारी जो रचना है वो उनकी संस्कृत की रचना है। इसके बाद चलते हैं अभट्ट की रचनाओं पर, जो कि इस प्रकार हैं दोस्तों: कीर्तिलता और कीर्ति पताका। दोस्तों इनकी अभट्ट की 2 रचनाएं बहुत ही फेमस है, वो हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और यह भी कह सकते हैं कि विद्यापति के फेमस होने का या उनकी कीर्ति का सबसे बड़ा राज जो है वो 2 इनकी पुस्तकें हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इनकी वजह से इनका लोक सम्मान और जो लोक समाज में जो उनकी स्थिति थी जो कि सुधरी, जो फेमस हुए, उसकी वजह है ये दोनों पुस्तकें अभट्ट की, ठीक है। तो कीर्तिलता में दोस्तों क्या है, महाराज कुमार वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह के युद्ध एवं सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जबकि कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह एवं कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध का वर्णन ओजस्वी शैली में हुआ है। तो दोस्तों ये 2 उनकी मुख्य रचना है। और उनकी क्या कथा वस्तु है दोस्तों वो भी मैंने आपको बता दी, दोनों रचनाओं में क्या कथा वस्तु है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कुछ एग्जाम में आएगा नहीं, शॉर्ट में तो इतना ही काफ़ी है। आगे चलते दोस्तों, लोक भाषा में रचित उनकी कौन सी रचना। तो दोस्तों लोक भाषा में रचित कौन सी है? हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें उनकी हिंदी रचना पदावली के आधार पर ही स्थान दिया गया, यानी कि हिंदी में अगर उनको स्थान मिलता है तो किसमें मिलता है? उनकी पदावली से। अब वो फेमस हुए थे अभट्ट की रचना कीर्तिलता की पता था, लेकिन अगर उन्हें हिंदी में जो सम्मान और नाम अगर हम गिनती करते हैं एक हिंदी रचनाकार की, तो उसकी वजह है उनकी पदावली, ठीक है। और वही हमारे सिलेबस में लगी हुई दोस्तों, उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे आपको। अब मैं कुछ और बातें बता देता हूँ दोस्तों विद्यापति के बारे में। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं विद्यापति की काव्यगत विशेषता। काव्यगत विशेषता क्या क्या है, कैसी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उनकी भाव पक्ष और शिल्प पक्ष के बारे में। तो भाव पक्ष के अंतर्गत काव्य में वर्णन, वस्तु, अनुभूति, गहनता, मार्मिकता और रसों का संयोजन आदि आते हैं। और विद्यापति के काव्य का भाव पक्ष है वो अत्यंत ही प्रभावशाली, गौरवपूर्ण व बहुत ही सुंदर है दोस्तों, ठीक है। उच्च कोटि का है दोस्तों, उत्कृष्ट है। और अगर बात करते हैं भाषा की में, तो भाषा विद्यापति की जो भाषा है वो संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, मैथिली है। इन सभी भाषाओं में दोस्तों उन्होंने रचना की है। भाषाओं में वो कुशल पंडित थे, बहुत ही कुशलकार थे, रचनाकार थे, कुशल। और पदावली में तो उन्होंने मैथिली के लोकगत व्यवहार का प्रयोग किया है और उन्होंने तत्कालीन जनभाषा को अपनी पदावली की मुख्य भाषा बनाया। साथ ही साथ विद्यापति ने सब शक्ति के व्यंजनाकार रूप का सहारा भी लिया है। तो दोस्तों ये रही उनकी भाषा की बात। अब आगे और चलते हैं, कुछ बहुत सारी बातें छोटी छोटी उनके बारे में बताते हैं। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट हैं, हर पॉइंट प्रत्येक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसे पूरा नोट्स ना समझें, ये शॉर्ट नोट्स ही हैं। इसमें से एक भी जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ स्किप नहीं होना चाहिए। एग्जाम में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है इनमें से, ठीक है। जैसे कि पिछली बार ही पूछा गया था कि विद्यापति किसके आश्रयदाता थे राजा के। तो दोस्तों हर एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। अलंकार की बात करते हैं, उनकी अलंकार जो अलंकार रचना है उनकी कैसी है, अलंकार समायोजन कैसा किया उन्होंने अपने काव्य में। विद्यापति की अलंकार योजना उनके काव्य में भाव पक्ष को उजागर करने में सहायक सिद्ध हुई है। वह काव्य में केवल चमत्कार ही उत्पन्न नहीं करती बल्कि भाव प्रवणता को बल प्रदान करती है, ठीक है। और दोस्तों विद्यापति ने पदावली में नक्सिक वर्णन, विरह वर्णन, ऋतु वर्णन आदि से सादृश्य मूलक, अतिशयोक्ति, अपभूति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यापति को विशेष प्रिय रहे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये जो अलंकार के बारे में कही गई है दोस्तों। और मैं इसमें बता देता हूँ महत्वपूर्णता क्या है। महत्वपूर्णता यह है, प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि विद्यापति के प्रिय अलंकार कौन से हैं। तो दोस्तों प्रिय अलंकार कौन से हैं? उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार उनके प्रिय अलंकार हैं। ऐसे प्रश्न आएगा, आप समझ जाइएगा। कृष्ण को जरूरी नहीं है दोस्तों सीधा सीधा पूछा जाए, कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, कोई सीमा नहीं होती कैसे पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों, प्रश्न के रूप में हम तैयारी करते हैं
प्रश्नों के रूप में तैयारी करते हैं विद्यापति के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाए हैं टॉपिक, तो उसके आधार पर मैं आपको प्रश्नों के आधार प्रश्नोत्तरी के आधार पर आपको सारी तैयारी करा देता हूँ शॉर्ट रूप में, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले है दोस्तों कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा। खुद के विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अपभ्रष्ट कहा। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे, तो वो है दोस्तों विद्यापति के पदों को गाकर। ठीक है, और ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि विद्यापति एक श्रृंगारी कवि है, न कि भक्त कवि है। बहुत ही भद्दप उन्होंने वर्णन किया है दोस्तों, मेरी भाषा में कहें तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कोई भी नहीं पसंद करेगा। एक नायक नायिका बनाने के लिए अगर भगवान का सहारा लिया जा रहा है, वो मुझे बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं होगा, मुझे कतई भी पसंद नहीं है दोस्तों। ये मेरा विचार है, बाकी आगे बताते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, तो दोस्तों तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। अगर शिव सिंह का नाम नहीं आता है तो कीर्ति सिंह का नाम लिखना, वो सेकंड ऑप्शन पे होगा। ठीक है, फर्स्ट पे आप राजा शिव सिंह ही लिखेंगे। नेट के पेपर में दोस्तों दोनों आए थे, तो शिव सिंह ही मान्य रहेगा और उसी को आयोग ने माना। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 4, विद्यापति के पिता का नाम क्या है, तो संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, उनके पिता राजा शिव थे, उनका नाम था गणपति ठाकुर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि उनके पिता भी एक बहुत बड़े साहित्यकार रचनाकार हैं, इसीलिए उनके बारे में जानना भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है, तो उसको वो है दोस्तों कीर्ति लता। ठीक है दोस्तों, तो हमसे संपर्क करना चाहें तो ये हमारा नंबर है, संपर्क सूत्र कर सकते हैं कुछ भी जानकारी के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है छठा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है, तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध बाग कवि कहा है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला 7वां पॉइंट है, विद्यापति का समय काल क्या है, तो दोस्तों समय काल है 1340 से 1460 ईस्वी, अनुमानित है, पक्का श्योर नहीं है। और 8वां प्रश्न है, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने माना, तो वो है डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। और उसके बाद 9वां प्रश्न है दोस्तों, पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता को नागिन की लहर किसने कहा, तो वो है दोस्तों निराला जी। और बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बताता हूँ आपको। दोस्तों हर एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ लें और रट लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां है, अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल नव कवि शेखर आदि उपाधियाँ किसको प्राप्त हुई थी, तो वो है विद्यापति। विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं, दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में जो दोस्तों मैंने दिया है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा में किसी न किसी में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि विद्यापति को वैष्णव भक्त मानने वाले सिद्धांत कौन है, तो वो है दोस्तों बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। और विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्यक्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं, तो दोस्तों हैं वो गियर्सन हैं, जनार्दन मिश्र हैं और नागेंद्रनाथ गुप्त हैं। तीसरी बात है दोस्तों, विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन से हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता ही चुका हूँ, रामचंद्र शुक्ल हैं, हरप्रसाद शास्त्री हैं, और उसके बाद है दोस्तों राम कुमार वर्मा है, राम रक्ष बेनीपुरी हैं और सुभद्रा कुमारी झा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं जो विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। तो दोस्तों ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है, कौन वैष्णव भक्त मानता है और कौन पदावली को रहस्यवाद मानता है और कौन उसको मानता है श्रृंगारी कवि। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी अवश्य आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे चलते हैं और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, इतनी सारी जानकारी आपको किसी एक पुस्तक में कभी नहीं मिल सकती, एक में क्या 2, 3, 4 में भी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा संग्रह है दोस्तों ये प्रश्नों का, आप एक एक प्रश्न को एक एक ही अमूल्यमान प्रश्न है दोस्तों, आप इनको याद कर लें, आपके विद्यापति के सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 14वां है दोस्तों, विद्यापति ने किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत ही यथार्थपूर्ण ढंग से किया गया है, तो दोस्तों वो है कीर्तिलता। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, वो है भृग भृंगी संवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भृग भृंगी संवाद में कीर्तिलता को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, तो दोस्तों वो पुस्तक है कीर्तिपता। कीर्तिपता का जो है दोस्तों अभी तक संपादित होकर प्रकाशित, संपादित तो हो गई लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और क्वेश्चन नंबर है 17, पदावली की भाषा कैसी है, तो दोस्तों हमारे सिलेबस में तो पदावली की जानना बहुत जरूरी है। पदावली की जो भाषा है दोस्तों वो ब्रज मिश्रित मैथिली है। कैसी है दोस्तों, ब्रज मिश्रित मैथिली है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, विद्यापति किस संप्रदाय के थे, तो दोस्तों साहब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब कुछ एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उनकी काव्य पंक्तियों और काव्य रचनाओं के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे आपको ये भी पता लग जाएगा जो मैं आपको पहले बता रहा था। शैशव जौवन दुहि मिल गेल सब
श्रवणक पत देहु लोचन लेल। इस पंक्ति में दोस्तों नायक नायिका का कौन सा भेद है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें बै संधि है। मैं आपको बोल रहा था, जो आप डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है। ये बै संधि दिखाई गई है नायिका की। अगला है दोस्तों, जब देखल तत् लत कहे न पाई परिये छहो अनुपम एक छाया। इसमें दोस्तों नक्सिक वर्णन किया गया है। अगला है दोस्तों, तितल बसन तनु लागू मुनिहुक मानस अनुभव जागू। दोस्तों इसमें सद स्नाता का एग्जाम्पल है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर। और अगला है, चंदा जाने आजुक रति पिया के लिखी पठाओ पति। दोस्तों इसमें अभिसारिका जो होती है, अभिसारिका नायिका होती है दोस्तों, उसका वर्णन किया गया दोस्तों। तो नायिका के 4 वर्णों के बहुत अच्छे एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपको दे दिए। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यह जो कथन है वो कौन सी नायिका के बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना मैंने आपको दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आपको दे दिया विद्यापति के बारे में शॉर्ट नोट्स। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों। अगर और ज़्यादा चाहें तो हमारी लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे, मुझे विश्वास है। साथ ही साथ आपकी से एक उम्मीद है छोटी सी, वो है हमारी वीडियो पर कमेंट करने के लिए। आप कमेंट अवश्य करें, टिप्पणी अवश्य करें, बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नेट से संबंधित हमारा नंबर है, हमारा संपर्क सूत्र है, आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, आपसे फिर मिलते हैं बहुत अगली वीडियो पर।